नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इमर्जिंग कंटूर्स ऑफ सिक्योरिटी इन कश्मीर। इस टॉपिक में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में पिछले कई सालों से आतंकवाद की स्थिति कैसी चली है और ये आतंकवाद की स्थिति कैसे बदलती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इससे हमें क्या एक तरीके से सीख मिलती है आगे के लिए कश्मीर के मसले को और कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, हम एक बात हमेशा काफ़ी टाइम से ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। उसका एक हिस्टोरिकल कारण है। हिस्टोरिकल कारण ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हमेशा से, जब से भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ, तब से उसको हमेशा से ये एक डर रहा है, एक उसके मन में भ्रम रहा है रादर, कि पार्टीशन इनकम्प्लीट था। वो पार्टीशन को इनकम्प्लीट इसलिए मानता था क्योंकि उसको हमेशा ये बात लगती थी कि भाई कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो प्रोविंस उसको नहीं दिया गया। कश्मीर भारत का एक लीगल हिस्सा है, और महाराजा हरी सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तो उसके बाद से लेके अब तक कश्मीर की लीगैलिटी के ऊपर और उसका भारत से एक लीगल रिलेशन के ऊपर कोई चर्चा कभी नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कश्मीर को लेके लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। उसने कश्मीर को लेके लड़ाई हमेशा से जारी रखी। और इनिशियली जब पाकिस्तान और भारत दोनों देश अलग बटे थे, टूटे थे, उस समय पाकिस्तान ने एक तरीके से कोशिश ये की थी कि उसने अपने ही लोगों को भेजा, उनके थ्रू एक तरीके से कश्मीरियों को उकसाया। उसने उकसाकर उनसे कहीं ना कहीं छोटी छोटी वायलेंट हरकतें करवाई। छोटे छोटे संगठन उस समय बने थे। हम लोग वॉर काउंसिल के बारे में जानते हैं, हम लोग मास्टर सेल के बारे में जानते हैं। मेरे सिक्योरिटी इश्यूज़ की जो बुक है उसके बारे में, उसमें इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल्ड चर्चा है, आप एक बार उसको देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में 1947-48 में एक जंग होती है। 1948 की जंग के बाद फिर दोनों देशों के बीच में 1965 में कश्मीर को लेकर दोबारा जंग होती है। हर बार जब ये वायलेंस होता रहा तो कहीं ना कहीं कश्मीर एक परमानेंट इशू बना रहा दोनों देशों के बीच में। लेकिन दोस्तों, जब से 98 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल किया, दोनों देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो डायनेमिक्स थे वायलेंस के वो काफ़ी बदल गए। वो बदल इसलिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि 98 के बाद से नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, खास करके जो आतंकवादी संगठन और ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स, इनका प्रयोग बहुत बढ़ गया। 1990s में जब कश्मीर में वायलेंस की स्थिति बढ़ी थी, उस समय वायलेंस की स्थिति बढ़ाने के समय भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी एक तरीके से कि कहीं ना कहीं वो नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करे। बट उसने जो उस समय नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया, जिसमें उसने अलग अलग किस्म के संगठन और ग्रुप बनाए, जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, जमातुद्दावा हो, हमने पूरी कोशिश करके उन संगठनों को कश्मीर में एक तरीके से रोका, उनकी हरकतों को तोड़ा। लेकिन जब ये 98 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट दोनों देश बन गए, उसके बाद कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट होता है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में भी नॉन स्टेट एक्टर का प्रयोग किया जाता है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ मिला के। और उसके बाद भी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ मिला के भी जो ये कारगिल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बाद फिर एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर के बेसिस पे वायलेंस चालू होता है। तो ये जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 से जो वायलेंस चालू होता है, ये 2008 में जाके कल्मिनेट करता है जब 26/11 होता है। 26/11 के बाद एक तरीके से एक स्थिति फिर से एस्केलेशन वाली पैदा होती है, और 2008-9 में फिर हम कश्मीर में दोबारा हिंसा देखते हैं। एक तरीके से जो स्टोन पेल्टिंग का मामला उस समय चालू होता है। फिर ये स्टोन पेल्टिंग का मामला बढ़ते बढ़ते 2012-13 तक हम देखते हैं कि उस समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक ऑनलाइन स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हुए एक तरीके से जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब लोगों को उकसाने लगता है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन शुरू करता है। तो ये जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन फिर फाइनली चालू होती है 2014-15 में। फिर वो बुरहान वानी आते हैं जो ऑनलाइन टेररिज्म के एक फेस बनते हैं पूरे कश्मीर वैली में पाकिस्तान के। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज उन ऑपरेशंस को करके इवेंचुअली कहीं ना कहीं टैकल करते हैं। इस पूरे जर्नी के दौरान दोस्तों, एक चीज़ जो भारत को समझ आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर के टेरिटरी में वायलेंस को सपोर्ट इसलिए भी करता रहा क्योंकि आर्टिकल 370 भारत और कश्मीर के बीच में एक अड़चन बना हुआ था।
2019 में भारत की सरकार ने एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया। और जब ये एब्रोगेट हुआ तो उस समय एक तरीके से भारत ने कश्मीर को और अच्छे तरीके से अपने हिस्से के साथ जोड़ा। और जब इसको जोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भारत की सरकार की सेना है, हमारी जो आर्मी है, उसका डिप्लॉयमेंट कश्मीर में और बढ़ा। और कश्मीर में आर्मी के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने के बाद मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर में ये रहा कि जितना भी ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने क्रिएट किया हुआ था उसको डिसमेंटल और डिसिमेट किया जाए। और इनफैक्ट अब जो सरकार ने अभी आंकड़े जारी किए हैं रिसेंटली, जो आपके सामने यहाँ पर टेबल में आपको दिख रहे हैं, इन आंकड़ों से हमें ये चीज़ समझ आती है कि 370 का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। आप कल को यूपीएससी मेंस में जब आंसर लिखते हैं तो इन आंकड़ों को याद रखिएगा। और मैंने इसी कारण से इन आंकड़ों को आपके सामने रखा, ये पीपीटी बनाकर इधर, ताकि आप इसको नोट डाउन करके याद कर पाएँ। तो भारत सरकार ये बात बोलती है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 841 दिन पहले अगर हम देखें तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं, यानी कि आतंकवादी संगठनों की एक तरीके से हरकतें जो हैं, वो लगभग 843 देखी गई। लेकिन 841 दिन के बाद एब्रोगेशन जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसके 841 दिन के बाद अगर आप देखें तो 843 से घट के वो 496 होती है। तो इससे हमें एक बेसिक डेटा से इन्फ्रेंस ये निकलता है कि आर्टिकल 370 हैज़ वर्कड, इट हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग टेररिज्म इंसिडेंट्स विच आर देयर इन द वैली। दूसरा अगर आप देखें तो सिविलियंस की डेथ, दोस्तों आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 841 दिन पहले 86 डेथ थे और ये घटकर 79 हुए। बहुत भारी मात्रा में कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी एक कमी ज़रूर देखी गई, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है हमें। सबसे बड़ी बढ़ोतरी आप देखें तो ये दिखती है हमें आर्मी पर्सनल किल्ड में, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान का 2019 से पहले का टेररिज्म मॉडल था, उसमें हमेशा से वो ये चीज़ करता था कि कहीं ना कहीं वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी सेनाओं को टारगेट करता था कश्मीर में, हमारी आर्मी को, हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, इन लोगों को टारगेट करता था। लेकिन जब हम लोगों ने 370 का एब्रोगेशन किया, इस एब्रोगेशन के बाद कहीं ना कहीं जब हमने एक तरीके से फोर्सेस का प्रेजेंस बढ़ाया, फोर्सेस ने एक तरीके से वहाँ पर पूरी मिलिटेंसी को वाइप आउट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, उस समय देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी काम आई। ये स्ट्रैटेजी काम यहाँ पर इसलिए भी आई दोस्तों, ये देखने को अच्छा हमारे को इसलिए भी मिलता है क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो आर्मी पर्सनल किल्ड हैं वो घटकर अब 45 हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो डेटा हमारे सामने है, भारत सरकार के आंकड़े हमारे सामने हैं, ये क्लियरली एक पॉइंट को जरूर प्रूव करते हैं कि 370 का एब्रोगेशन एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाना चाहिए। और 370 का एब्रोगेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं, चाहे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हों, सिविलियंस किल्ड हों या आर्मी पर्सनल की डेथ का हो, इन तीनों केसेस में घटा है। अब अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि 2014 से भारत सरकार की तरफ से एक नई अप्रोच चल रही थी कि हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को कश्मीर में बढ़ाया। सिक्योरिटी ऑपरेशंस को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे को जो क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठी जो है, जो एक तरीके से बॉर्डर को पार करके आ रहे थे, उनको रोकना था। तो भारत सरकार ने एक चीज़ दोस्तों देखी कि कश्मीर में ये जो घुसपैठी हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये घुसते कैसे हैं। दो कारण थे। एक कारण ये देखा गया कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग घुस जाते थे क्योंकि बॉर्डर पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा था, हार्ड वायर्ड बॉर्डर था। हार्ड वायर्ड बॉर्डर यानी कि वो जो लोहे की तारें होती हैं वो लगी हुई थी बॉर्डर पे, और उन तारों को काट के उसके बीच में से गड्ढा करके ये लोग आ जाते थे। सिमिलरली जम्मू और पंजाब का जो एरिया है पूरा, उस होशियारपुर वगैरह वाले जो रीजन में, उस एरिया में कहीं ना कहीं छोटे छोटे नाले बने हुए हैं, और ये नाले एक भारत से होते हुए पाकिस्तान या पाकिस्तान से होते हुए भारत तक आते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो आतंकवादी संगठन थे, इन संगठनों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये किया कि कहीं ना कहीं ये लोग भी कहीं एक तरीके से दोबारा भारत के अंदर आने लगे और भारत का
हमारे ऊपर आके उन्होंने हमारे को टारगेट करने की कोशिश करी। तो 2014 से हमने अपनी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हुए इसके साथ साथ हमने जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ करी वो दोस्तों ये थी कि कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ किया बॉर्डर पे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS जिसको हम कहते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। तो CIBMS में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को फ्यूज़ किया बॉर्डर के साथ, और हमने ये चीज़ करने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये जो हार्ड वायर है इसको काट के जो घुसपैठी हैं वो घुस ना पाए। तो ये जो एक पूरा ओवरऑल अप्रोच हमने बनाया जिसमें कि हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, हमने अपनी मिलिट्री का बढ़ावा दिया, मिलिट्री का प्रेजेंस भी बढ़ाया। इससे भी अगर आप देखें तो जो भारत सरकार के अभी रिसेंट आंकड़े हैं जो ये सेकंड टेबल में आपके सामने हैं दोस्तों, तो 2018 से 21 के बीच में ये रिजल्ट देते हुए दिखते हैं हमें कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो 2018 में 143 टेररिस्ट्स की बताई गई थी, रिपोर्टेड थी, 2019 में घट के 141 और 2020 में खास करके आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद घटकर 51 हुई। और 51 से अब ये 31 अक्टूबर 2021 जब ये फाइनल डेटा कैप्चर हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने किया था, और उसके बाद जब उन्होंने ये जनवरी में रिपोर्ट निकाली और जो रिपोर्ट अब जाके फाइनली फरवरी में हमारे पास आई, उसमें हमें ये पता चलता है कि ये 51 से घट के 28 होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दो टेबल मैंने डिलिबरेटली आपके सामने रखे, और ये इसलिए रखे क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं आर्टिकल 370 के ऊपर, कश्मीर में टेररिज्म के ऊपर, इस डेटा को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये डेटा से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि जो 370 का एब्रोगेशन था वो ज़रूरी क्यों था, 370 के एब्रोगेशन से फ़ायदा क्या हुआ। अब हमने इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठियों का घुसना घटा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो इंसिडेंट्स थे, अभी जो हमने पिछले स्लाइड में टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखे, वो भी घटे। लेकिन दोस्तों अब समस्या क्या है? अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में कश्मीर में जो नया मुद्दा बन चुका है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नई सिरदर्दी है, वो है हाइब्रिड टेररिज्म। हाइब्रिड टेररिज्म बहुत साधारण सी चीज़ है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान एक नई अप्रोच अपना रहा है। इस अप्रोच में वो ये करना चाह रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो सिविलियंस हैं हमारे, वो अब इनको उकसा रहा है सोशल मीडिया से, और इनको उकसा के एक तरीके से मोबिलाइज कर रहा है कहीं ना कहीं सेकुलर ग्रुप्स में। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि 1990 से जब से पाकिस्तान कश्मीर में जिहाद चला रहा है, जब से वो कश्मीर में वायलेंस करवा रहा है, तब से एक चीज़ जो देखने को मिली हमेशा हमें, वो ये थी कि कहीं ना कहीं ये जिहाद, ये वायलेंस जो कश्मीर में हुआ, वो उसने ऐसे संगठनों के थ्रू करवाया जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, अल्लाह टाइगर, इन सारे ग्रुप्स के, अल बिदर हो, कोई भी हो, हम लोगों ने ये जो जिहादी ग्रुप्स पाकिस्तान ने बनाए इसको इंटरनेशनली हाईलाइट किया, और इंटरनेशनली हाईलाइट करके पूरे संसार के सामने ये बात दिखाने की कोशिश करी कि देखिए पाकिस्तान जो है भारत में, हमारे कश्मीर के राज्य में एक तरीके से पूरा जिहाद चला रहा है। अब उससे ये होने लगा कि जब पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जब ग्लोबल प्रेशर पड़ा कंट्रियों का, तो पाकिस्तान ने ग्रेजुअली अपनी तकनीक, अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। अब खास करके जब से हमने 2014 से ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस चालू करे, जब से 2014 से इन्फिल्ट्रेशन घटना शुरू हुआ और उसके घुसपैठी डायरेक्टली अब नहीं आ पा रहे थे, और 370 के एब्रोगेशन के बाद अगर आप डेटा देखें 2020 का, जिसमें बोला जाता है कि नेट इन्फिल्ट्रेशन हैज़ कम डाउन फ्रॉम 141 टू 51, इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है दोस्तों, और वो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है हमें कि इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान का जो नज़रिया था टेररिज्म को लेकर वो बदल गया। और वो बदला ऐसे कि पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया कि भाई अब मैं अपने बंदे डायरेक्टली तो भेज नहीं पाऊंगा भारत में, और अगर मैं अपने बंदे डायरेक्टली भारत में नहीं भेज सकता तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो उसने भारत के लोगों को, हमारे कश्मीर के राज्य के लोगों को ऑनलाइन स्पेस से, जिसको वो 2014-13 से एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसी को उसने और फर्दर एक्सप्लॉइट किया, पहली बात। और दूसरी बात, उसी को एक्सप्लॉइट करते करते साथ में उसने एक चीज़ और करी कि उसने हमारे ही लोगों को एक सेकुलर ग्रुप में डालना शुरू करा। अब जैसे वो पहले ग्रुप बनाता था लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, अल्लाह टाइगर, अल बिदर,
अब वो नए ग्रुप बना रहा है। अब वो ग्रुप कैसे बना रहा है? पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फोर्स, कश्मीर टाइगर, रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो नए संगठन बन रहे हैं दोस्तों, इसको समझिए आप। ये जो नए संगठन बन रहे हैं ये डिलिबरेटली एक ऐसे तरीके से बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक मैसेज दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड के सामने अब कि देखिए, हम भारत में आतंकवाद स्पॉन्सर नहीं कर रहे। भारत के लोग खुद ही अपनी ही सरकार से इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस कारण से वो भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना तरीका, अपना नजरिया बदल दिया है। वो भारत में अब अपने आतंकवादियों को खुद नहीं भेज रहा है। उसने हमारे ही लोगों को ऑनलाइन स्पेस से एक नया नरेटिव, एक नई स्टोरी बना के बेचना शुरू कर दिया है कि आप लोग एकजुट होइए और भारत सरकार से लड़िए। तो ये जो नए नए अब ग्रुप्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं, ये सारे नए नए ग्रुप्स हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं कि ये चाहे रेजिस्टेंस फ्रंट हो, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट हो, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट हो, गिलानी फोर्स हो, कश्मीर टाइगर हो, ये सारे संगठन, सारे ग्रुप्स आज की डेट में इस कॉन्टेक्स्ट से बनाए जा रहे हैं ताकि एक नया सेकुलर कलर दे दिया जाए टेररिज्म को, ताकि ये जो अभी तक एक सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म का नैरेटिव था वो खत्म हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने ऊपर से ये जो उसके ऊपर एक दाग आया हुआ था कि वो भारत में स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म, वो हट जाए। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इन सारे ग्रुप्स में, ये जो आपके सामने है, इन सारे ग्रुप्स में लोकल कश्मीरी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है और ये सिविलियंस को प्रयोग किया जा रहा है टेररिज्म की एक्टिविटी करने के लिए। अब क्योंकि ये सारे ग्रुप्स एक तरीके से दिखने में सिविल ग्रुप्स टाइप के दिखते हैं, सेकुलर ग्रुप्स दिखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप बड़ा एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करें दोस्तों, तो यहाँ पर सारे ग्रुप्स में एक कॉमन थीम इनके नाम से दिखती है और वो है लिबरेशन की थीम। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक ऐसा मैसेज क्रिएट करना चाह रहा है कि अब हम टेररिज्म नहीं, हम एक लिबरेशन स्ट्रगल लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए। तो जो ये चेंजिंग डायनेमिक्स हमें दिख रहा है, ये जो इमर्जिंग कंटूर्स ऑफ सिक्योरिटी इन कश्मीर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यानी कि अब हमारे लिए यहाँ पर दो समस्याएं हैं। हमने 370 को एब्रोगेट कर दिया, हमने टेररिस्ट इंसिडेंट्स घटा दिए, हमने इन्फिल्ट्रेशन भारत में होता हुआ घटा दिया, लेकिन अब भारत की सेना के लिए और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया हेडेक है। नया हेडेक ये है कि अब उनके सामने एक नया नैरेटिव है, और नया नैरेटिव ये है कि अब टेररिज्म नहीं, लिबरेशन, ये एक नैरेटिव है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान बार बार ये इस पूरे गेम से हाईलाइट करके दिखाना चाह रहा है, और दिखाना क्या चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं भारत के लोग एलाइनेटेड हैं। ये जो भारत के लोग एलाइनेटेड हैं, ये लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर कहीं ना कहीं आज की डेट में भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने तख्ता पलट दिया है, पाकिस्तान ने एक नया नज़रिया आतंकवाद का भारत में शुरू कर दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को ये चीज़ मिलती है कि भारत की सेना को आज की डेट में एक नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा। 370 के तहत हमने डायरेक्टली घुसपैठी आतंकवादियों को आने से रोका है, लेकिन अब हमारे को ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, ये जो हमारे खुद के लोग जो रेडिकलाइज कर रहा है पाकिस्तान, इन लोगों को रेडिकलाइज होने से रोकना है। इनको रोकने के लिए भारत सरकार को इन लोगों का एलाइनेशन होने से रोकना है, और इनका एलाइनेशन एक ही तरीके से रुकेगा कि इन लोगों को डेमोक्रेसी दी जाए। इसीलिए आज की डेट में जो कश्मीर में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो रही है, उस डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को आपको इस नज़रिए से देखना है कि इस डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा दोस्तों कि इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से पावर लोगों तक पहुंचेगी, और जो लोग अभी तक एलाइनेट हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, उनको ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का एक मौका मिलेगा। तो ये आज की डेट में जो भारत की नई स्ट्रैटेजी है कि हमें एलाइनेशन को रोकना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करनी है, लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी देनी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों को स्किल देके उनको नौकरी देनी है, ताकि एक बार स्किल और नौकरी मिल जाएगी तो इसके बाद पाकिस्तान के पास ऐसा मौका नहीं रहेगा कि वो हमारे यहाँ के लोगों को या हमारे यहाँ के इन लोगों का प्रयोग करके एक तरीके से उनको रेडिकलाइज कर पाए और हमारे खिलाफ भड़का पाए। तो पाकिस्तान का ये रेजिस्टेंस नैरेटिव उसी तरीके से तोड़ा जा सकता है जैसे हमने उसका टेररिज्म नैरेटिव तोड़ा है। तो जैसे टेररिज्म नैरेटिव में हमने तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ किया, अब हमें इकोनॉमिक फोर्सेस का प्रयोग करना है, पॉलिटिकल फोर्सेस का प्रयोग करना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पैकेज अप्रोच
विल हेल्प अस। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कश्मीर की प्रेजेंट स्थिति के बारे में अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। धन्यवाद।